Unacademy. Let's crack it. वो एक बहन थी, वो जब तक जॉब करती थी उसकी शादी नहीं हुई थी, उसने सारी सैलरी अपने घर वालों को दी, लाइट बिल, फोन बिल, लोन के हफ्ते। फिर उसको लगा मेरा मैनेज नहीं हो रहा, उसने जॉब छोड़ के तैयारी चालू की। फिर उसकी भाभी रोज उसको ताना मारी, ये तो घर पे पड़ी रहती है, एम्फेसिस ऑन द वर्ड पड़ी रहती है। तो बहन का ये कहना है कि मैंने इतने साल कमा के दिया, उसका क्या हिसाब है, अब मैं तैयारी कर रही हूँ तो मैं वो करूँ कि घर की नौकरानी। तो सबसे बेस्ट टाइम होता है ऐसी कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने का कि कॉलेज। अब तुम्हें लीजिए लग रहा है कि अरे मैं तो 12th के बाद कॉलेज, अभी तो लाइफ भी जीना है मुझे, तो जी लो, तुम 2-3 महीने जी लो, देख लो, पर उससे कुछ होना जाना है नहीं। देखो असलियत ये है कि आप इमेजिन करो 3 साल बाद क्या जवाब दोगे। मान लीजिए कि इकोनॉमी पढ़ा आपने मृणाल सर से। अब मैं आपको एक ओपनली चैलेंज करता हूँ, आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ लीजिए इकोनॉमिक्स, 5% से ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। शुरुआत के 2 दिन आपको ऐसा फील होता है, अरे वो नए टीचर मेरे को बहुत कुछ बता रहा है, पर जब आप उसमें 2 महीने पढ़ लेंगे तो आपको फाइनली पता चलेगा कि नहीं यार, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। हिस्ट्री की एनसीईआरटीज की मैं बात करूंगा, बिकॉज ये थीमेटिकली बुक लिखी गई, क्रोनोलॉजिकली नहीं लिखी गई। यूपीएससी ऐसा तो नहीं कह रहा कि मैं 7वीं कक्षा के, वो तो वहां से बॉक्स में से सवाल निकाल दिया उसने, तो दैट डजंट मीन, क्योंकि वो तो 7वीं कक्षा के बच्चे के लिए बनाई है, वो थोड़ी यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन की गई है। जो इंडस्ट्री में मुझसे बड़े हैं, न सिर्फ नाम से बल्कि एकेडमिकली भी, उनके बहुत पुराने भी आप वीडियो निकाल के देखें, उन सबका ये मानना है कि अगस्त तो मतलब कि लास्ट हो गया, कि तब तक तो ज्वाइन करके काम चालू कर देना चाहिए, तो दिसंबर तक कुछ प्रगति दिखेगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज यूपीएससी के सभी दिग्गज एजुकेटर्स आपके सवाल और सभी के जवाब, खासकर उन बच्चों के जो कॉलेज एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी 2026 और 27 के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपने हमें यूट्यूब कमेंट्स और स्पेशल क्लासेस के माध्यम से कई सारे सवालों को भेजा था, तो सर शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न सर, मृणाल सर आपसे, कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर में हूं, ये जो लर्नर ने एग्जैक्टली लिखा है मैं वही आपसे पूछ रहा हूं। कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर में हूं, प्लेसमेंट में बैठूं, कोचिंग ज्वाइन करूं या दोनों करूं, ये बहुत बड़ा द्वंद्व रहता है सर। देखिए, सच में अगर आप पैशनेट हैं सिविल सर्विस के बारे में, तो एक बार आप कोचिंग कंप्लीट करिए, ताकि जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सीसेट, ये कोर सब्जेक्ट आपके ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आप सेकंड ईयर से मतलब एक बार कोचिंग कंप्लीट करो, ईमानदारी से एक अटेम्प्ट दो, फिर भी सिलेक्शन नहीं आता तो फिर आप डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंशियल सिचुएशन आप जॉब वगैरह चालू करने का सोचिए। वरना क्या होगा ना, आप कोचिंग ठीक से आप जॉब कर पाएंगे तो दोनों में से एक भी जगह मज़ा नहीं आएगा। और फिर होता ये है कि मान लीजिए उसने कुछ पढ़ा है, ऊपर ऊपर से देख लिया लक्ष्मीकांत, फिर अगले अटेम्प्ट में, तीसरे चौथे अटेम्प्ट में वो फिर से ठीक से पढ़ेगा नहीं, ना ही वो टीचर को ठीक से सुनेगा, ये सोच के कि मैं तो पहली बार में ऊपर ऊपर से देखा। तो बेटर, अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, पैसों की ऐसी कोई मारामारी नहीं है, तो एक बार ढंग से आप कोचिंग कंप्लीट करो, 1 साल, एक ईमानदार अटेम्प्ट दो, फिर भी सिलेक्शन नहीं आता तो फिर जो भी जॉब या दूसरी चीज़ एक्सप्लोर करो। सर इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल कि आमतौर पे जैसे कॉलेज के बच्चे थोड़े से रहता है उनमें प्रश्न कि कब से तैयारी शुरू करना है, अभी तो वो सही समय भी है या नहीं है। और यूपीएससी के आमतौर पे जब आप तैयारी करते हो तो भी 1.5-2 साल तो लगते ही है प्रिपरेशन को करने में, सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। तो आपका क्या विचार है, खासकर जो बच्चे कॉलेज जाते हैं उनको लेकर? देखो मतलब इतने समय से पढ़ा रहे हैं तो एक चीज़ तो देखी कि यदि आपको सही ढंग से, सही जगह से कोई अच्छे एक शिक्षक यदि पढ़ा रहा है, तो इनफैक्ट मेरी बात से सब लोग सहमत होंगे कि एटलीस्ट 17 से 18 महीने चाहिए पूरे सिलेबस को कवर करने। कॉलेज जब मैं पास आउट हो जाता हूँ तो एक प्रेशर ऑटोमेटिकली परिवार में बन जाता है कि अब आगे तुम नौकरी वोकरी में लग जाओ, और फिर उस थॉट में तुम जब तैयारी करना शुरू करते हो तो 18-19 महीने मतलब 2 साल दोगे तो फिर ये पहले से प्रेशर आने लगता है। तो सबसे बेस्ट टाइम होता है ऐसी कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने का कि कॉलेज। अब तुम्हें लग रहा है कि अरे मैं तो 12th के बाद कॉलेज, अभी तो लाइफ भी जीना है मुझे, तो जी लो, तुम 2-3 महीने जी लो, देख लो, पर उससे कुछ होना जाना है नहीं। देखो असलियत ये है कि आप इमेजिन करो 3 साल बाद क्या जवाब दोगे। तो चीज़ों को थोड़ा बैलेंस बना के, हम ये भी नहीं कहना चाहते कि अपना जीना जीवन बिल्कुल ही बंद कर दो, एक बैलेंस निकाल लो कि शाम को 1-2 घंटे 3 घंटे निकाल लिया, सुबह जल्दी उठ के 1-2 घंटे निकाल लिया, और कॉलेज में कहीं लाइब्रेरी में बैठ के आधे घंटे के लिए करंट अफेयर्स की व्यवस्था कर ली। तो यदि आप हर दिन एक क्लास भी ले रहे हैं और शाम को उसका रिविजन भी हो रहा है, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि 2-2.5 साल में आप मैक्सिमम जो सर की भाषा में सब्जी रोटी दाल चावल वाले जो विषय हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, वो कम से कम आपके हो जाएंगे। और धीरे धीरे आप अपना एप्टीट्यूड भी ठीक करते रहो,
सी सेट में आपको काम आ ही जाएगा, कभी कैंपस में बैठना है तो वहाँ तो काम आ ही जाएगा वो। तो एक इतना आप कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये बेसिक सब्जेक्ट आप कर लोगे तो ये न्यूज़पेपर वगैरह सब समझ में आना है। इसमें मैं चाहूँगा कि हो सके तो कोई कोचिंग ज्वाइन करना अच्छी बात है, क्योंकि इतना मैनेज नहीं होगा हर दिन। क्लास रहेगी, एक दबाव रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा, तो आप शाम को या सुबह बैठ पाओगे। तो हमारा ये जो बैच वगैरह चल रहे थे उनको आप ज्वाइन करके, मतलब कॉलेज वाले जो बैचेस हैं वो काफ़ी मदद मिल रही है लर्नर्स को, काफ़ी अच्छा फीडबैक है उसका। सर आपने एक बहुत बढ़िया बात कही, और मधुकर सर से मैं वो प्रश्न पूछना चाहूँगा। सर ने कहा कि जब आप कॉलेज जाते हो आमतौर पे आपकी एज कम रहती है, एज कम तो सर जिम्मेदारियाँ कम, और पढ़ाई को आप एक मेंटली फ्री तरीके से कर सकते हो। आपके पास समय ज़्यादा होगा तो आप अच्छे तरह से प्रिपेयर भी कर पाओगे, आपकी मेंटल हेल्थ भी सही रहेगी। तो आपका इस पे क्या मानना है कि विद एज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती है? वो तो एक बात कही सही सर, लेकिन आपको कॉलेज में हो तो वो एज आपको एक लिबर्टी दे देती है कि आप थोड़ा फ्री माइंड से पढ़ाई कर सकते, क्योंकि हम लोग भी उस चरण से गुजरे हैं। तो आपका क्या मानना है सर? मैं तो कहूँगा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अनुभव जरूर बढ़ते हैं, लेकिन मानवीय मस्तिष्क की तंत्रिकाएं कम होती चली जाती हैं। तो जो चीजें लर्निंग एबिलिटीज जिसको हम कहते हैं वो एक पर्टिकुलर एज के बाद डाउन होती जाएगी। भले आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो सकता है, यहाँ बैठे हुए सारे लोग अपने अपने विषय में 10-10 घंटे अभी बोल सकते हैं, लेकिन अगर रियल में अभी पर्टिकुलर कोई बुक पढ़ने के लिए दे दी जाए और कहा जाए कि 10 घंटे उठना नहीं है, तो शायद हम सबके लिए एक चैलेंज हो जाएगा। तो बहुत बेस्ट टाइमिंग होता है मेरे हिसाब से तो 18-19 साल का व्यक्ति अगर मैच्योरिटी रखता है, या 20 से भी अगर मैच्योरिटी रखता है, तो बहुत बढ़िया टाइमिंग है। और जैसे आपने कहा एक जिम्मेदारी कम, ये अनुभव तब कर पाता है वो व्यक्ति जब उसके पास जिम्मेदारी आ जाती है, कि मेरे पास 2 साल पहले जिम्मेदारियां कम थी। तो अगर एक कॉलेज स्टूडेंट इस बात को सुन पा रहा है तो मैं कहूंगा कि केवल वो एक छोटा सा मैनेज करे अपने आप को कि सप्ताह में 2 घंटे निकाले बस। अगर वो सच में कुछ एक बड़े माइंडसेट से बैठा है तो बाकी तो कॉलेज की लाइफ 3 साल कब गुजर जाती है ये पता भी नहीं चल पाता है, क्योंकि वो एक अलग ही दौर होता है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आप एक अलग ही स्ट्रॉन्ग फैशन में होते हैं, तो अच्छा समय जल्दी गुजर जाता है। मैं कहूंगा कि अगर उसका सही यूज कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा। मतलब आप डेली टू डेली बेसिस पे 2-3-4 घंटे भी दे रहे हो, बहुत सफिशिएंट। तो ऐसे लोग जो यूपीएससी की तैयारी थोड़ा लेट कर रहे हैं, कम से कम आप उनसे तो आगे रहोगे। बेस्ट है, खास करके जब आपका 3rd ईयर रहेगा या आपको जिस साल एग्जाम देना है, आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। अगर आप 4-5 घंटे मैनेज कर लेते हो फाइनल ईयर में, तो आपका सिलेक्शन ना हो सके ऐसा तो मुझे लगता है कि रेयरली हो सकता है। प्रतीक सर, वैसे आपने कब मन बनाया था जब आप यूपीएससी के लिए पहली बार सोचा था? कॉलेज में ही, कॉलेज के बाद? आपने तो मतलब काफ़ी जगह सर्विसेज भी की है सर, बड़े आपका बड़ा एक्सपीरियंस भी रहा है। तो मन तो जल्दी बना दिया था, बट अवेयरनेस और रास्ता नहीं पता था। मतलब वो काफी ऐसी बात बात है है, सर, ये कोचिंग की ये तकरीबन 2009 के आसपास की बात है। हाँ। 8-9 के आसपास, अब तो ऑनलाइन भी मतलब 7 के बाद ही अवेयरनेस मतलब था कि ऐसा कुछ करना है। आई वॉज नॉट अवेयर कि क्या एज ग्रुप है, किस तरह से। अब ऑनलाइन उतना अवेयरनेस था नहीं, एग्जाम कैसे कंडक्ट की तो जाती तब आप कॉलेज में थे या पास हो गए? ऑलमोस्ट खत्म होने की तैयारी थी। मतलब उसके बाद ही, मतलब ग्रेजुएशन का जो दौर है वो खत्म हो रहा है, और उसमें फिर अवेयरनेस का अभाव बहुत रहता है। और मेरे टाइम पे ऐसा था कि इंफॉर्मेशन थी नहीं। आज ऐसा हो रहा है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गई है, और चैनलाइजेशन कभी कभी जब करने की बात आ जाती है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। आपका क्या मानना है सर, क्या बेस्ट समय है? जैसे मधुकर सर ने बताया कि यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एट अ यंगर टाइम फेज एज वेल। एंड इनफैक्ट आप टॉपर्स को देखेंगे पिछले कुछ सालों के, जो बहुत ही यंग एज में सिलेक्शन है, 22 साल में, 21 साल में, वो सब कॉलेज के साथ तैयारी कर रहे थे। और वही था कि आप फर्स्ट ईयर में 2 घंटे की तैयारी करो, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक आते आते 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, और आप ऑटोमेटिकली अपना स्कोप बढ़ा ही दोगे। मतलब वो ऐसी बात है कि आपको इंटरेस्ट आना लग जाएगा, देन यू विल ग्रेजुअली इंक्रीज द नंबर ऑफ आवर्स टाइम स्पेंड, एंड बाय द टाइम यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, आप शायद 20-21 के ट्रांजिशन में होंगे, और पहले अटेम्प्ट में ही थ्रू आउट निकल जाओगे। और निकले बहुत टॉपर्स ऐसे आपको मिले हैं, जो सिंगल डिजिट में भी रैंक लाया है, डबल डिजिट में भी, आगे पीछे रैंक है, सर्विसेज पर मिली हुई है, सिलेक्शन हुआ है। सर, इसी से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और मैं चाहूँगा मुनाल सर आप इसके बारे में बताएं। मतलब
कोई भी लर्नर जैसे सर अभी उसने अक्टूबर से ही पढ़ाई चालू की है, शून्य पे है वो एकदम, अब उसके मन में द्वंद्व है कि अभी कुछ 8-9 महीने बचे हैं यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स के, तो वो उसको टारगेट करे अगर उसने शून्य से प्रिपरेशन चालू की है, या उसको 2026 ही टारगेट करना चाहिए? देखिए सर, इसके अंदर जो इंडस्ट्री में मुझसे बड़े हैं और न सिर्फ नाम से बल्कि एकेडमिकली भी, उनके बहुत पुराने भी आप वीडियो निकाल के देखें, उन सबका ये मानना है कि अगस्त तो मतलब कि लास्ट हो गया कि तब तक तो ज्वाइन करके काम चालू कर देना चाहिए, तो दिसंबर तक कुछ प्रगति दिखेगी, एटलीस्ट ऑप्शनल खत्म हो जाएगा, फरवरी तक आपका जीएस खत्म हो जाएगा ज़्यादातर, और फिर मार्च अप्रैल मई महीने के अंदर आप रिवीजन मॉक टेस्ट ये सब करेंगे और मई के अंदर आप एग्ज़ाम देंगे। अभी बात ऐसी है कि ऑफकोर्स हर एक इंस्टीट्यूट ने कोर्सेज तो चालू किए हैं, तो आप दिल बहलाने के लिए कर सकते हैं, बट जिस लेवल की लेवल ऑफ कंपटीशन है, तो मतलब क्योंकि सिर्फ प्रीलिम नहीं निकालना, आपको मेंस भी निकालना है, और प्रीलिम भी ऐसा है कि लगता है पर इट इज़ नॉट सो इजी, एंड सीसेट ऑल्सो, तो डिपेंड करता है। मतलब मैं ये कहूँ तो कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, पर मेरा ये मानना है कि फिर आप 2026 को टारगेट करो, ये मेरी सोच है। इट मे बी अ बिट कंट्रोवर्शियल। तकनीकी रूप से सर आपने सही कहा, क्योंकि अक्टूबर तो ये फेस्टिवल्स में बहुत हद तक निकल जाता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो सिलेबस खत्म करने के लिए आपके पास 4 महीने हैं, फिर तो आपको प्रैक्टिस ही करनी है, तो बहुत कम ही समय बचेगा अगर आप फ्रेश तैयारी करें तो। और उसमें भी सर बात यह कि दिल बहलाने के लिए वो अगर मान लीजिए कि मैंने ये देख लिया वो देख लिया, अपन उसको एब्जॉर्ब भी तो करना पड़े। अब जैसे ज्योग्राफी में मैं सर के साथ बैठा था आंसर की के दिन, आइसोथम के ऐसे नक्शे पूछे जो इंटरप्रिटेशन मांगता है, एक एक पैराग्राफ आप रट के जाओ। सीसेट में मैं मधुकर सर के साथ बैठा था आंसर की में, ऐसे ऐसे वो पैराग्राफ पूछ रहा है कि मतलब इट रिक्वायर्स डेप्थ एंड मैच्योरिटी जो 5 महीने 6 महीने में आ नहीं सकती। हिस्ट्री के अंदर भी पूछा 11-12 एनसीईआरटी से, अपन वो सब रटने में जितनी मेहनत लगती है, मतलब आप बैठ के दिल बहला सकते हैं, आपको समझ आ गया, बट क्या मैं याद करके मैं कट ऑफ के करीब जा सकता हूँ? सर लेकिन अगर उसको ये वीडियो दिख जाती है स्ट्रेटेजी की 2025 में अभी भी आप तैयारी कर सकते हो 7-8 महीने में, और वो वीडियो देख के प्रभावित हो गया, गलत अटेम्प्ट ले लिया, नहीं वो करे, कुछ तो ठोकर खा के भी सीखता है आदमी। तो वो देयर इज अ सेइंग इन गुजराती, जो खैर वो मुझे भी बोलना नहीं है। मेरा खुद का सगा भाई जो है वो यूपीएससी की तैयारी नहीं करता, पर मैं अगर उसको सलाह देनी और वो मुझे पूछता तो मेरा ये जवाब रहता, और ये ईमानदारी से मैं सबको बता रहा हूँ। बिट डिफिकल्ट, अभी अक्टूबर से शून्य से मतलब तैयारी, कुछ सब्जेक्ट उसने कंप्लीट किया, देन इट इज ओके, अदरवाइज। सुदर्शन सर, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, हाँ बताइए। और ये जवाब आप दे पाएंगे। घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करना है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है घर से। पहली बात तो आप ये बताएं सर कि घर वालों से किस तरह की सपोर्ट की अपेक्षा होती है? और देखो, सपोर्ट मेरी नज़रों में बहुत अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कोई जैसे अभी पढ़ते हैं, जब लर्नर्स जब पढ़ने आते हैं तो उनको 2-3 चीज़ों का एक वो आता है कि लर्नर ही खुद ही बता देते हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ कि सर हमें फाइनेंशियल सपोर्ट का इशू है, कभी कभी शादी का एक दबाव आ जाता है, ये भी बहुत एक्चुअल सपोर्ट है गर्ल्स कैंडिडेट। हाँ, तो वो किसी केस में भी बन सकता है, मतलब पर बच्चे कई बार ऐसी चीज़ें बता देते हैं। तो फिर मैं उनको यही कहता हूँ, वही मैं आपको भी बताऊँगा कि देखो ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि किसी की हवाबाजी में बात सुन के और अपन ने तैयारी करना शुरू कर दिया कि कल शादी में गए थे, वहाँ एक अंकल जी मिल गए हमें और उनका अरे बेटा तू ऐसा बन सकता है, ये बन सकता है, और उनके जोश में आके तुमने सब्सक्रिप्शन ले लिया और सबसे सस्ता सब्सक्रिप्शन ढूंढा और वही ले लिया, और उसमें क्या हुआ फिर कि समय भी चला गया 1.5-2 साल आपके। ये नहीं करो, पहले इस एग्ज़ाम को तुम समझ लो। ये अभी जैसे हम बात कर रहे थे 18-19 महीने तो सिलेबस कवर करने में, तो यदि घर वालों से अच्छी बॉन्डिंग है, उनसे आप बेहतर बात कर सकते हो, तो उनको सबसे पहले सच्चाई दिखा दो इस एग्ज़ाम की कि देखो तैयारी में ही मुझे 1.5 से 2 साल लगेगा, लेकिन हाँ अच्छा है कि मेरी ओर से मैं पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना 100% दूंगा। तो एटलीस्ट आप घर से समय ले रहे हो तो 2 से 3 साल का लीजिए टाइम। अब यदि ये इसके बाद वो हर चीज़ को अलाउ कर रहे हैं तो आपको जाना चाहिए। अच्छा, अब इसमें ऐसा केस भी आ सकता है कि सर नहीं बिल्कुल ही मना कर देंगे, तब क्या होगा? तो अब मन में तो है आपके, तो पहले घर वालों की सुन लो, एक अच्छी सी कोई लगे तो नौकरी भी कर लो। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जॉब के साथ भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब एक बार तब तुम फाइनेंशियली घर पे सपोर्ट करने लगोगे तो शायद तुमसे फिर ये सवाल कोई नहीं पूछेगा।
उसके बाद आप फ्री हो, उसके बाद आप सैटरडे संडे को यूटिलाइज कर सकते हो, हर दिन सुबह को यूटिलाइज कर सकते हो, और कर रहे हैं। क्योंकि सबकी सिचुएशन ऐसी नहीं है। हमारे में से भी ऐसे टीचर्स रहे होंगे जिन्होंने तैयारी को छोड़ना पड़ा और इसी प्रेशर के तहत पढ़ाना भी कई बार शुरू किया होगा, और फिर धीरे धीरे जाके चीज़ें स्टेबल हुई हैं। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि लाइफ के सबके अलग अलग फेज हो सकते हैं, बात करने से लेकिन बहुत अच्छे हल निकल जाते हैं। कई बार हम खुद ही सोच रहे होते हैं कि हमारे घर वाले ऐसे सोचेंगे, तो मैं कहता हूँ एक बार बात कर लो उनसे, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। इसमें सर एक चीज़ मैं ये जोड़ना चाहूँ कि अनअकैडमी की तरफ से UCSC नाम का एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी होता है। आप प्रतिभावान है, मेहनती हैं, तो उसमें अच्छे स्कोर आते हैं तो मेरे ख्याल 90% स्कॉलरशिप तक में आपका एडमिशन हो जाता है, विच इज़ मतलब उतना तो पेरेंट्स का सपोर्ट भी ले सकते हैं। मतलब वो सर का भी बहुत सही कहना है, और जिसके पास टाइम का वो है कि टाइम कितना जाएगा, तो एक बार बात जरूर कर लेना चाहिए, सच्चाई दिखा दो। मतलब ऐसे गलत एक्सपेक्टेशन बिठाए कुछ नहीं कि अगले साल एग्जाम में निकाल लूंगा करके, पहले टाइम बता दो, इतना टाइम लगेगा ऐसे। मधुकर सर, आपसे एक सवाल जो मतलब शुरुआत में आमतौर पे सारे बच्चे गलती करते हैं सर, और आपसे मैं विशेषकर इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आप किसी विषय से अपने आप को बांध के नहीं चलते। मतलब आप UPSC के लिए सभी विषयों को पढ़ाते हैं। तो मैंने भी जब शुरू में प्रिपरेशन करी थी, और अधिकतर बच्चे ये गलती करते हैं कि जैसे एक टॉपिक पढ़ना है, प्लासी का युद्ध, तो स्पेक्ट्रम भी खुली हुई है, प्लासी का युद्ध उसमें से भी पढ़ा जा रहा है, पास में बिपिन चंद्र भी खुली हुई है, NCERT भी खुली हुई है। मतलब अपन ये सोचने लगते हैं कि ये प्लासी का युद्ध या कोई भी ऐसा टॉपिक मुझे बहुत किताबों से पढ़ना पड़ेगा तभी मेरी UPSC के लेवल की तैयारी होगी, खासकर बिगनर्स। तो आप थोड़ा गाइड करिए सर कि आपका क्या कहना है इस बात पे। मैं बताऊं कि मैं हमेशा ही इस चीज का बहुत बड़ा विरोधी हूँ, मतलब कट्टर दुश्मन हूं मैं ऐसी चीजों का। देखिए, 3 किताबें लेकर आप बैठ सकते हैं, मैं बैठ सकता हूँ, क्योंकि हमें बच्चे को बताना है। तो मैं डाइवर्सिफाइड होकर 4 किताबें पढ़ूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। और अगर विद्यार्थी भी यही करने लग जाएगा तो क्या होगा? मैं तो एक ही फार्मूला देता हूँ, 1 एजुकेटर, 1 सब्जेक्ट, 1 स्ट्रेटजी, 1 बुक। इससे ज्यादा और क्या करोगे? जैसे आपने अगर मान लीजिए कि इकोनॉमी पढ़ा आपने मृणाल सर से। अब मैं आपको एक ओपनली चैलेंज करता हूं, आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ लीजिए इकोनॉमिक्स, 5% से ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। शुरुआत के 2 दिन आपको ऐसा फील होता है, अरे वो नए टीचर मेरे को बहुत कुछ बता रहा है। पर जब आप उसमें 2 महीने पढ़ लेंगे तो आपको फाइनली पता चलेगा कि नहीं यार, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो आप उन 5% को अगर बेहतर करने के लिए लग रहे तो फिर PhD करिए ना सर, इधर क्यों आ रहे? बेस्ट है उधर। मतलब जब 4 किताबें आपके पास हैं तो फिर आप PhD में प्रवेश करिए, आप बहुत अच्छे स्कॉलर बनेंगे, और शायद भारत देश में ऐसे लोगों की जरूरत है। पर यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आनी हो, कोई भी सर, मेडिकल हो, UPSC हो, IIT हो, मुझे नहीं लगता है कि कोई सेलेक्टेड स्टूडेंट ये बोल दे कि मैं एक विषय को 3 किताबों से पढ़ाऊं और वो सिलेक्शन लेकर दिखा दे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। क्योंकि हमारे पास सिलेबस है, टाइम लिमिट है, और सबसे बड़ी बात ये है कि UPSC में आप 60% तो लेकर आने हैं। अगर आप 90% भी सिलेबस पूरा करके आते हैं तो 60% लेकर आइए, कट पिट के 50 आपके हाथ में आएंगे। 100 की डिमांड कब की है UPSC ने? तो मैं तो बहुत, मतलब कोई कितना भी भला बुरा कहे, लेकिन मूर्ख कहता हूं मैं ऐसे लोगों को कि वो ना करें। खासकर सर अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो फिर तो आप, अब यहाँ सर एक छोटी सी बात मैं कहूंगा कि एक आजकल एक चलन हो गया है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी, पहले तो ये डिफाइन करें कि सेल्फ स्टडी है क्या। जैसे मान लीजिए कि सुदर्शन सर ने एक टॉपिक पढ़ाया, चक्रवात, साइक्लोन पढ़ाया, और साइक्लोन पढ़ाने के बाद अगर बच्चा उसको पढ़ने जाएगा तो मेरे हिसाब से ये सेल्फ स्टडी है। पर अगर वो कह रहा है कि मैंने कल साविंदर सिंह उठाई थी या खुल्लर साहब को उठाया था और चक्रवात पढ़ लिया, मैं दावे के साथ कहता हूं वो नाम में ही कंफ्यूज हो जाएगा कि हरिकेन कहां थे, टाइफून कहां थे, और ये सारी चीजें क्या थी। तो कंसेप्ट और उसके पीछे का पूरा लॉजिक समझना नामुमकिन सी बात है। तो सेल्फ स्टडी पहले डिफाइन करिए कि सेल्फ स्टडी क्या होती है, और इतनी टाइप की जो अलग अलग किताबें आप पढ़ रहे हैं, पहले एक एजुकेटर को प्रॉपरली फॉलो करिए, उसके बाद आप किसी भी बुक को पढ़ेंगे तो उसकी लैंग्वेज आपके समझ में आ जाएगी। मतलब सर जब इतनी हेल्प अवेलेबल है, अनअकैडमी पे इतनी हम YouTube क्लासेस लेते हैं, सर का एक इकोनॉमी में जो कीवर्ड्स आजकल बहुत ट्रेंडिंग में रहते हैं, और शेयर मार्केट से रिलेटेड जो UPSC 2-3 वर्ष में पेपर पूछ रहा है उसमें सर रेगुलर वीडियोस अपनी डालते हैं,
सर की क्लाइमेटोलॉजी ओशनोलॉजी के ऊपर आए। हाँ, आप सर हर विषय में क्लासेस लेते हैं। प्रतीक सर ने लिटरेचर के ऊपर बहुत अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे डाल रखा है, जिसमें से यूपीएससी हर वर्ष पेपर पूछता है। और ये सर अपन यूट्यूब की बात कर रहे हैं, अगर अपन प्लेटफॉर्म पे स्पेशल क्लासेस की बात करें तो सब कुछ वहां पे सिखाया हुआ है लिटरली। तो जब याद तो हेल्प अवेलेबल है तो उसको लेने में क्या हर्ज है। और कुछ कुछ कंटेंट तो फ्री में ही अवेलेबल है। प्लस में ये होता है कि आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से सब कुछ पढ़ लेते हो, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी होती है। लेकिन वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मतलब किसी भी विषय को अगर अपन पहले समझ लेंगे कि क्या क्या आयाम अपन को पढ़ना है, तो वो थोड़ा लर्नर की प्रिपरेशन को आसान तो कर देता है। अपन ही किसी नए टॉपिक को देखते हैं, मान लो कभी कुछ नया सीखना है तो टाइम लगता है बहुत। पहले तो मतलब ढूंढते हैं कि भाई कोई ऐसा हो जो समझा सके। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सर, एजुकेटर का काम है आपका काम आसान करना, वही कर रहे हैं हम लोग। तो जो चीज़ आप 40 घंटों में खुद पढ़ोगे वो एजुकेटर 3 घंटे में आपको समझा देंगे। सिंपल चीज़ है। सर अगला सवाल। अगला सवाल ये है सर कि क्या कक्षा 6 से 12वीं की सभी एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है? और इस विशेषकर सर आपकी तो फ्री एनसीईआरटी सीरीज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, काफ़ी पहले आपने बनाई थी, लेकिन आज भी वो प्रासंगिकता, उसकी रेलेवेंस आज भी है। तो एनसीईआरटी के बारे में एक इतिहास के एजुकेटर से पूछना तो बनता है। सर हिस्ट्री की एनसीईआरटी की मैं बात करूंगा बिकॉज ये थीमेटिकली बुक लिखी गई, क्रोनोलॉजिकली नहीं लिखी गई है। हाँ, पहली प्रॉब्लम तो वो है। अब बच्चों को जब क्रोनोलॉजी पता ही नहीं चलेगी तो एनसीईआरटी को कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही चैप्टर में गुप्तास, मौर्यस, पोस्ट मौर्यन, अशोका सबके बारे में बात कर दी है। और वो थीम है, जैसे एक रिलीजन है तो रिलीजन का एक चैप्टर दे दिया, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सब कुछ खिचड़ी करके, वैदिक रिलीजन, ब्राह्मणिज्म। तो इन कंटेक्स्ट में मैं एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब सुझाव अभी भी दे रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी से वर्बेटिमली बॉक्सेस से वो कीवर्ड से सवाल आ रहे हैं। आप उल्टा करिए, आप 12वीं कक्षा से शुरू करिए, और प्रोवाइडेड आपको थोड़ी क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हो हिस्ट्री की। और जैसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं ना, तो 12वीं की बुक में और 6ठी की बुक में दिया हुआ है थीम्स एंड इंस्टीट्यूट पार्ट 1, दोनों को एक साथ पढ़ लीजिए। आप अशोक को पढ़ रहे हो 12वीं की बुक में तो 6ठी की किताब में, आप मुगल्स को पढ़ रहे हो या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो ब्रिटिश वाला जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, तो 12th की पार्ट 3 है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, उसके रिलेटेड, और उसमें 1857 के दोनों में चैप्टर दिया हुआ है। तो 1857 वहाँ पे भी देख लिया, यहाँ तो दोनों को तब साथ में देखेगा, ऑलमोस्ट रिपीट हो रहा है। तो 12th पढ़ के अगर, क्योंकि वहाँ हायर लेवल का, और यूपीएससी ऐसा तो नहीं कह रहा कि मैं 7वीं कक्षा के, वो तो वहाँ से बॉक्स में से सवाल निकाल दिया उसने, तो दैट डजंट मीन, क्योंकि वो तो 7वीं कक्षा के बच्चे के लिए बनाई है ना, वो थोड़ी यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन की गई है बुक्स। तो आई सजेस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाइए, टॉपिक्स को ओवरलैप करिए, पढ़िए। और ये दिस अप्लाइज टू इवन अदर सब्जेक्ट है, पॉलिटी में भी यही हो रहा है। आई गेस ज्योग्राफी में भी सर, क्योंकि 11th-12th की जो एनसीईआरटी वो हायर लेवल की है, सेम वही का वही। ये वो सीरीज बनाई थी ना मैंने, अभी चालू करने वाला है जिसको अपन, कि अब सारी एनसीईआरटी की जगह, तो मैंने वोल्केनो उठाया तो सारी एनसीईआरटी में वोल्केनो कहाँ है, एक जगह चिपका दिया सब जगह पे वो आ गया। हाँ, अरे समय का बच रहा है बच्चे का, क्यों परेशान हो रहा तो 10-10 एनसीईआरटी खरीद के आ जा, तो टाइम से आ जाओ। हाँ, कि भाई चलो फॉरेस्ट वाला है तो एक फॉरेस्ट का पूरा, हाँ, तो बस नाम भी रख दिया था मैंने। अब सारी पढ़ाई भी वैसे ही होनी चाहिए, दैट दिस इज हाउ दे शुड स्टडी द एनसीईआरटीज एंड बी सिलेक्टिव एनसीईआरटी में से। सर एक सवाल बच्चों की तरफ से अगर आप अलाउ करें जी। सर, सभी लोगों ने यूट्यूब पे एनसीईआरटी का वो बनाया हुआ है, आपने आज तक क्यों एनसीईआरटी की वीडियो नहीं? नहीं, इसका कारण ये है, आप इकोनॉमी सब्जेक्ट का पीवाईक्यू एनालिसिस करो तो जो 11-12 की एनसीईआरटी है इकोनॉमी की, उसमें से मुश्किल से 1 या 2 सवाल का सीन बनता है। बाकी ज़्यादा कंटेम्पररी इश्यूज, सरकारी योजना, शेयर बाजार, एडवांस लेवल की चीज़ें, बिटकॉइन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सब पूछा जाता है। तो इस कारण से वो सब पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, और बाकी जो बेसिक थियरी है वो तो कवर्ड ही अपने कोर्स के अंदर। और कुछ सर उसमें डेटा बहुत है, गणित वणित आ गया कहीं कहीं बीच में, तो मैं देखा। और वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो किताब है, तकलीफ उसमें ये है कि पिछले 13 साल में 2 बार ही माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछा है, तो उसकी इतनी सेंस भी नहीं बनती आईएएस के लिए। आपको सीडीएस सीएपीएफ वगैरह में पूछते हैं, उसका अलग से मैंने कोर्स बनाया है, वो अनअकैडमी में आप वो सब अनलॉक एक्सेस हो जाती है। बट मतलब 11 की जो एनसीईआरटी है, इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो आप वोकेबुलरी डेवलप करने के लिए पढ़ सकते हैं। बाकी 12 की माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया बहुत उपयोगी नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा है कि 1 आध सवाल 2 सवाल निकल के आते हैं, और वो तो किसी भी कोचिंग या फ्री सीरीज से आप पढ़ लो, आपका काम हो गया। मैंने देखा है सर, आप महाराष्ट्र बोर्ड रिकमेंड करते हैं इसकी जगह, एनसीईआरटी की जगह। हाँ, उसका कारण ये है कि
एनसीईआरटी अनावश्यक रूप से जटिल करके रखी है। महाराष्ट्र सरकार ने जो बनवाई है वो बेहतर है, तमिलनाडु सरकार ने बनवाई वो बेहतर है। यू कैन रीड देम, दैट विल बी बेटर। सर एक सवाल मधुकर सर आपसे, यह एग्जैक्ट पढ़ता हूँ मैं जो लंदन ने लिखा है। अखबार लेके बैठता हूँ लेकिन 1.5-2 घंटे उसी में चले जाते हैं और फिर बाकी विषय के लेक्चर देखने के बाद स्व अध्ययन के लिए वक्त ही नहीं मिलता है। और सर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देखिए, मतलब आजकल ये भी होता है कि मतलब एक दिन में 8-8 घंटे की क्लासेस ले रहे हैं, 10-10 घंटे की क्लासेस ले रहे हैं और उसको दिमाग में बिठाने के लिए सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे। तो नहीं, ये तो बहुत खतरनाक है। मैंने कई अपने प्लेटफॉर्म पे भी बच्चों को मैंने कहा है कि यहाँ 24 घंटे एजुकेटर अवेलेबल है। वो इसलिए अवेलेबल है ताकि हर स्टूडेंट जिस टाइम पे अगर है तो वो क्लास कर सके। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप 24 घंटे हमारे सामने बैठे ही रहोगे। आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि एक दिन में मैं 2 क्लास 4 घंटे की लूंगा, उसके बाद मैं क्लास लैपटॉप सब बंद करके अब अपनी पढ़ाई करूंगा। जैसे ऑफलाइन में होता था कि अगर आप 2 क्लास 1 क्लास करके आए, उसके बाद थोड़ी दिन भर क्लास में बैठे रहे। तो सबसे पहले तो दिन भर की क्लास बंद नहीं कर रहे हैं तो 2 साल के बाद आप 2 लोगों को गालियां देंगे। एक तो प्लेटफॉर्म को कि कुछ नहीं होता, और दूसरा कि इतना मटेरियल आपके पास जमा हो जाएगा कि जिसको आप जिंदगी भर रिवाइज नहीं कर पाओ। तो ज्यादा बेस्ट है थोड़ा सिस्टम बना है। पर ये जो चीज आपने जो अखबार वाली बताई है कि पहली बात तो बच्चा जो नॉन सीरियस होता है वो अगर अखबार खोल रहा है तो सच बताऊं मैं फोटो देखता है बस। वो ठीक है, सच बोल रहे हो सर आप, इतना सच मत बोलो। पहला इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मतलब 40 मिनट तक वो देखते रहता है पहले कि कहाँ फोटो अच्छा है। और जिस व्यक्ति का मान लीजिए द हिंदू है तो वो न्यूज कभी पूरी नहीं पढ़ता है अगर वो नॉन सीरियस वाले। और अब जो सीरियस वाले हैं वो इस तरीके से अखबार को पढ़ रहा है कि ऐसा लगता है कि पूरा अखबार से ही सब कुछ आने वाला है। सिलेबस तो सब बकवास चीजें हैं। यहां बैलेंस करना बहुत जरूरी है। सर इस बार का मेंस देखिए, आप मेंस में कितना भी अखबार पढ़ के गए हो लेकिन अगर आपके पीछे बेसिक सपोर्ट नहीं है तो आप लिखोगे क्या, शुरू क्या करोगे उसमें। और जीएस पेपर 2 में तो जो हालत खराब की, जो अखबार वाले बार बार चिल्लाते थे कि अखबार करके चले जाओ तो जीएस पेपर 2 पूरा हो जाता है, पूरे बच्चे रोते हुए आए। मतलब मैं सजेशन देता हूं कि 2 तरीके से न्यूज़पेपर को तैयार करने के। पहला, या तो आप 30 से 45 मिनट में उसे समेट सकते हो तो डेली पढ़ो, और तुमसे अगर नहीं हो पा रहा है, सर मैगजीन आ रही है, मंथली आ रही है, वीकली करंट अफेयर में लेता हूं। अब तो सुदर्शन सर ने भी वीकली शुरू कर दिया है, सर का भी वीकली आने लगा इकोनॉमिक्स में कि भाई क्या अपडेशन हुआ। तो इतनी चीजें आपको सप्ताह में दी जा रही, 4 सप्ताह का भी अगर ढंग से कर लोगे तो इससे ज्यादा और क्या। सर 10 में से 10 अगर आप सोच रहे कि करंट अफेयर में मैं करूंगा तो मेरे हिसाब से नामुमकिन सी चीज है। कौन बनेगा करोड़पति थोड़ी चल रहा है कि एक दिन का गेम है। आपको सोचना पड़ेगा ना कि आपकी तैयारी प्री मेंस के सिलेबस, स्टैटिक पोर्शन, सी सेट को कवर करना है, इधर प्रैक्टिस करनी है। तो एक बैलेंस वे है। अगर आप 45 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं तो डेली करिए, नहीं हो सकता है तो वीकली या मंथली कर लीजिए। बेस्ट रहेगा कि आप टाइम बचाकर बाकी विषयों में अपने आप को और बेस्ट कर लीजिए। सुदर्शन सर, मैं आपसे इसी सवाल को पूछता हूं लेकिन थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट देखे। जैसे कि आपका एक वो मॉडल भी आपने लर्नर्स को बता रखा है कि भाई ब्लैंक पेपर स्ट्रेटजी, कि जो तुमने पढ़ा 4 घंटे एक दिन में उसके बाद उसको रिवाइज करो। सर मेरा आपसे ये सवाल है, क्या स्केड्यूल होना चाहिए? एक लर्नर ने कितने घंटे की क्लास अटेंड करना चाहिए आइडियल सिनेरियो में, और उसको 100% रिटेन रख पाए, वो याद रख पाए, उसको आप एग्जाम्पल देके समझाओ कि आपने इतनी घंटे की करी, फिर आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो उसके 5 पॉइंट्स लिखे, वो एग्जाम्पल देके आप एक बार बता पाए। देखो मतलब ये वेरी कर सकता है, कोई बच्चा कॉलेज में है, कोई बच्चा फुल टाइम लर्नर है, उस पर ये चीज़ें वेरी करती हैं, तो उसको आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। फुल टाइम की बात, हाँ मतलब मैं फुल टाइम की बता रहा हूँ, पर उसमें वो जॉब वालों को भी काम आ जाएगी। ठीक। पहली बात तो ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है कि काम उतने ही करो जितना संभले। वैसे ही है कि ये एक दिन का एग्जाम नहीं, सर कह रहे थे कौन बनेगा करोड़पति, तो सही कह रहे हैं वो कि भैया एकदम हर चीज़ें एकदम वो नहीं करनी कि बिल्कुल मेरे हिसाब से क्यों बने करोड़पति वाली कहानी आनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में, कि थोड़ा सोच लो ज़रा। तो सबसे बढ़िया टाइम टेबल ये है कि जो भी सब्जेक्ट तुम शुरू करो उसको कंप्लीट करना है पहले, तो ये दिमाग में रखना।
आधे अधूरे से काम नहीं बनेगा, नहीं तो वो 1.5-2 महीने तो ले ही गया तुम्हारे, फिर दोबारा शुरू करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ज़्यादा 2 जीएस के सब्जेक्ट पैरेलली चला सकते हो आप, क्योंकि तीसरे के बाद तो आप इंसान हो, चीज़ें इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। 2 सब्जेक्ट से शुरू कर दो, जो भी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं हमने। एक स्लॉट अपना करंट अफेयर्स कर लिए 2। अब सर ने कहा कि 40-45 मिनट न्यूज़पेपर में तुमसे नहीं हो रहा, तो आज हर टीचर, कोई ना कोई टीचर डेली एनालिसिस कर रहा है, उनसे भी तुम डेली भी पढ़ लोगे तो 1-1.5 घंटे में तुम्हारा हर दिन की दिनचर्या बन जाएगी। जॉब वाले हैं तो वो वीकली वाले कंप्लीट कर लो, उससे कर लो, और थोड़ा बहुत मैगजीन से कवर कर सकते। तो दिन का शेड्यूल क्या हो गया है कि 2 जीएस के सब्जेक्ट, एक हो गया आपका 1-1.5 घंटा आपका किस चीज़ के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, और 1 घंटा यदि सीसेट कमजोर है तो डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लो मेरे हिसाब से। मतलब भले ही कुछ बच्चे कहेंगे कि हम तो एक्सपर्ट हैं, वो हैं, ठीक है, पर जिनको बिल्कुल उम्मीदें नहीं हैं कि मेरे क्या होगा, तो आप एक टॉपिक पढ़ो, मतलब प्रॉफिट लॉस उठाए तो 6-7 दिन प्रॉफिट लॉस को ही देखो, सारे तह तक चले जाओ उसको। ऐसा नहीं तो हर दिन चेंज करोगे तो एक भी टॉपिक हाथ में नहीं आएगा, उसको अच्छे से पढ़ लो। तो 5-6 घंटे की स्टडी, 7 घंटे की ऐसी स्टडी होनी चाहिए, एटलीस्ट 7-8 घंटे की, जो तुमने टीचर से पढ़ लिया हो। शाम को सोने से पहले एक ब्लैंक पेज उठाओ, हर सब्जेक्ट में जो तुमने 2-2 घंटे दिए थे उसका 15-15, 20-20 मिनट में जरा चेक कर लो लिख के। शाम को सोने से पहले ही सच्चाई तुम्हें पता लग जाएगी कि ये चीज़ें तुम्हें याद नहीं है, उनको दोबारा रिवाइज करो और चुपचाप सो जाओ। अब जब शाम को तुम ब्लैंक पेज पे प्रैक्टिस कर रहे थे तो तुम्हें ये भी ख्याल आएगा कि बहुत सारी चीज़ें मुझे याद नहीं रह रही हैं, तो अगले दिन से तुम क्लास में ध्यान तेज दोगे थोड़ा सा, कि शाम की मेहनत कम बचे। ब्लैंक पेज का मतलब ब्लैंक पेज, कुछ भी आसपास किताब नहीं होनी चाहिए, सच्चाई खुद को पता होनी चाहिए। क्योंकि आज के एग्जाम में आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के देख लो, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, चीज़ें तुम्हें याद नहीं है तो तुमसे क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं होगा। जुगाड़बाजी, लॉजिकल काम, वो परसेंट कम हो गया है। 3 स्टेटमेंट में से 2 या 1 ऐसा स्टेटमेंट आ गया जिसमें फैक्ट चाहिए ही, याद है तो ही हो पाएगा, नहीं तो बैठे रहो। माउंटेन्स पता है ये हैं, लेकिन वो पता है कि वो फोल्ड है कि नहीं, ये है कि नहीं तो फिर तुमसे नहीं होगा क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से चीज़ें याद है कि नहीं, ये सोने से पहले बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बस। और रिवीजन ऐसे बुक देख के नहीं किया जाता, तुम तो ब्लैंक पेज पे चेक कर लो हो रहा है कि। बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने सरल तरह से इस पूरी बात को समझाया। अब अगले कुछ प्रश्न ऐसे हैं सर जो मैं चाहूँगा कि आप लोगों में से कोई भी उसको लेना चाहे और कंट्रीब्यूट करना चाहे, आप सभी उस पर राय देना चाहें। एक प्रश्न सर बहुत ही रियल प्रश्न लग रहा है और रियल प्रॉब्लम भी लग रही है आज के समय में, कि मेरा दोस्त तो रोज सुबह सुबह उठ के कोई भी नया मॉक टेस्ट, कोर्स या मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो एक फोमो डेवलप हो रहा है कि मैं तो उस जगह पे जा ही नहीं रहा, मैं तो वो कर ही नहीं रहा, मैं वो नई टेस्ट सीरीज को ले ही नहीं रहा, मैं तो मेंटरशिप प्रोग्राम में जा ही नहीं रहा, और उसकी वजह से लर्नर का कंसंट्रेशन भंग हो रहा है। और सर हर एक प्रोग्राम नया जो वो ज्वाइन करता है वो एक आर्थिक भार भी होता है उसके ऊपर। तो आपकी इस पे क्या राय है? मधुकर सर आप बोलिए, क्योंकि मधुकर सर दिल्ली के अंदर ऑफलाइन सेंटर्स में भी आजकल क्या चल रहा है उस पर सर की काफ़ी नज़र रहती है, तो रोज़ नया नया मार्केट में ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ आ रहा है, तो आप सर क्या सोचते हैं? मैं तो कहूँगा कि हर दिन जादू आता है, आप जितना खरीद सकते हैं उतने बड़े जादूगर बन जाएंगे, पर सेलेक्टेड तो कभी नहीं हो पाएंगे। मधुकर सर आज ज्यादा सच बोल रहे हैं। नहीं, चल मैं मतलब इस बात से दुखी होता हूँ कि आप अगर एक चीज में लगे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने अनअकैडमी में क्लास ली है, तो उसको कंप्लीट करो ना भाई। उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो और अभी आप नई चीज में फिर चले जा रहे हो। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही एक चीज और नहीं आ गई कि अब आप आंसर राइटिंग को कैसे और बेहतर कर सकते। भाई कितना बेहतर करोगे, उसके दिमाग में कुछ भरो तो सही। मान लीजिए उसने कुछ नहीं पढ़ा है और मुझसे वो कहे कि सर मैं बेस्ट आंसर लिखूं। जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं सर मुझसे आंसर राइटिंग नहीं होता है, तो मैंने पूछा भाई किस विषय में नहीं हो रहा है, तो उसने कहा समझ लीजिए कि सर पॉलिटी में नहीं कर पा रहा। मैंने कहा फिर पॉलिटी में क्या क्या पढ़ा और किन से पढ़ा? बोले सर पॉलिटी में लक्ष्मीकांत मैंने 2 से 3 बार पढ़ लिए है और उसके बाद फिर मैं लिखने बैठ गया। क्योंकि एक चीज होती है पढ़ना, एक चीज होती है उसको याद करके दोहराना, रिवाइज करना, और तब जाकर आपके अंदर दिमाग में कुछ बातें दिमाग में आती कि चलो क्या लिख सकते। बच्चे को लगता है कि क्लास ली, जैसे सर की मान लीजिए इकोनॉमी की क्लास ली, ज्योग्राफी क्लास ली, तो उसके दिमाग में क्या आ रहा है, क्लास ली अब मैं शुरू कर सकता हूं डायरेक्ट आंसर राइटिंग। ये कैसे हो सकता है? आपको दोहराना पड़ेगा, चीजें करनी पड़ेगी। तो नई नई चीजों को संभाल के, जैसे हमारे मुखर्जी नगर नेहरू विहार में क्या होता है कि अगर आप किसी बच्चे के कमरे में जाएंगे ना, तो ऐसे रैक रखे होते हैं। रैक मतलब सर इसमें पूरी ज्योग्राफी की किताबें, मैंने कितनी 18। मैंने कहा कितनी पढ़ी, सच सच बताओ। सर आप तो जानते हैं कि पढ़ दी होती तो इतनी खरीदनी नहीं पड़ती, एक में काम हो जाता।
तो ज्योग्राफी का एक रैक है, पॉलिटी का एक है, फिर उसने कोचिंगों के भी बनाए हैं। एबीसी का पूरी एक एबीसी का मटेरियल है, फिर एक केबीसी का मटेरियल है, फिर सीबीसी का मटेरियल है। मैंने कहा इसको करोगे क्या सर? आखिरी में रद्दी बेचकर इसी से टिकट खरीदना है। मतलब जितना हो सके आप मिनिमम रिसोर्स में काम कर सकते हैं आज के जमाने में। मैंने कहा फिर से 1 बुक 1 एजुकेटर 1 स्ट्रेटजी, और जितना हो सके बार बार पढ़िए, मजा आएगा उसी में ही सबसे ज्यादा। ये बुक लिस्ट का तो बहुत ही दर्द है सर, जो आपने कहा है ना, एबीसी सीबीसी और पूरी एक एक रैक भर रखा है एक एक सब्जेक्ट का। अब इसमें लर्नर की भी गलती नहीं है, ऐसा है कि वो 4-5 अलग अलग वीडियोस देखता है, कभी कोई टीचर अलग रिकमेंड कर रहा है, कभी कोई टॉपर अलग रिकमेंड कर रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व किया? मतलब सर मैं एक छोटी सी बात याद जोड़ू कि आज बच्चे का स्ट्रेस में 90% खत्म कर सकता हूँ केवल आज इस छोटी सी घटना में। लेस इज मोर। एक काला कपड़ा खरीद के लाए अपने घर पे, बढ़िया सा ऐसा डार्क काला कपड़ा कि उसके अंदर से कुछ ना दिखता, पहले पूरे मटेरियल पे वो काला कपड़ा डाल दे और फिर एक सिस्टमेटिक ढंग से बैठे विषय लिख दें और उसके सामने लिख दे कि कौन सी बुक लेना है या फिर कौन सी टीचर का नोट्स, और ईमानदारी से उस काले कपड़े में से उतना निकाल के सब बोरिया पैक कर दें। अभी 90% रिलैक्स हो जाएगा कि अच्छा इतना ही पढ़ना था। और आपको रूम का रेंट भी कम देना पड़ेगा, उस जगह में एक और दोस्त आप करे पाएगा। पढ़ने के अलावा सब हो रहा है, पढ़ाई के अलावा भी। आप लोग खुद ही अपनी समस्याओं को कम कर सकते हैं और कभी कभी खुद अपनी समस्याओं को बहुत बढ़ा लेते हैं, तो वो बहुत हद तक आप पे भी निर्भर करता है कि इस एग्जाम की नीड को समझें और उस अनुसार आप प्रिपेयर करना चालू करें। और ये मधुकर सर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है जिससे लगभग हर शिक्षक सहमत होगा। किसी भी विषय को पढ़ने के बाद उसको रिवाइज करना, उसको प्रैक्टिस करना, उसके ऊपर सोचना जरूरी है। किसी भी टॉपिक को आप खत्म कर लेते हो बहुत, अगर आप ये सोचते चलेंगे कि इतनी नंबर ऑफ क्लासेस में डेली टू डेली बेसिस पे खत्म कर लूँ, और अगर आप सेल्फ स्टडी में समय नहीं दोगे उसके बाद, तो वो भी एक डिसएडवांटेज रहेगा। सर आखिरी प्रश्न की तरफ आते हैं। जब पढ़ता हूं तो सब समझ आ जाता है, लेकिन मॉक टेस्ट में कोचिंग क्लास के अन्य अभ्यर्थियों के मुकाबले अच्छा स्कोर नहीं बन पाता है। मैं बोल दूं क्या थोड़ा इसमें? बिल्कुल बोलिए। देखो क्या है कि हम उससे कॉम्पीट कर रहे होते हैं जो 2 साल से मेहनत कर रहा होता है। सीधे मार्क्स देख लिए ना सर मैंने तो कि 100 में से इसके तो 70 सही हो रहे हैं। भाई उसने 2 साल वैसी मेहनत करी होगी। अब मैं यहाँ आपकी गलती नहीं बता रहा हूँ कि लर्नर की गलती है। मेरे हिसाब से टेस्ट तो होते ही हैं कि तुम्हें जितनी गलती करनी हो तुम यहीं कर लो। बिल्कुल सही बात। और मैं लर्नर को हर बार कहता हूँ कि 100 क्वेश्चन लगाए, 50 सही हुए 50 गलत हो गए ना, खुशी मना ले। 50 की जो गलती हुई है उसको सुधार ले। अभी सब सुधारने का मौका है। टेस्ट दुखी होने का काम नहीं है। ये तुमने अप्रोच रख ली तो तुम हर दिन एक टेस्ट लगा पाओगे, नहीं तो तुम पहले टेस्ट में निराश हो जाओगे। तो टेस्ट का मतलब नाम में ही समझो कि तुम्हारा टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। हाँ ठीक है, हाँ लेकिन एक चीज़ है कि आज 50 गलतियाँ हुई है, अब दोबारा ये गलती नहीं होगी। बहुत बड़ी। अब दोबारा ये गलती नहीं होगी। यदि ये मैंने ठान लिया तो एक दिन में तुम 10 गलतियाँ सुधार रहे हो, 30 दिन में तुम 300 गलतियाँ सुधार रहे हो, और तुम महीने में इमेजिन करो महीने के बाद साल में कितनी गलतियाँ सुधार लोगे। मतलब आप प्रोसेस को तो देखो, छोटी छोटी प्रोसेस को मिला के कितनी बड़ी प्रोसेस बना सकते हो। और पर वही चीज़ रुक गई कब? उसके तो ज़्यादा नंबर आ गए, मेरे तो कम आ गए, मेरे तो क्या होगा, मैंने तो पूरे 4 घंटे पढ़ा था और मैंने तो 25 घंटे पढ़ा था। अरे भाई तुम्हें सब्जेक्ट समझ आ गया, यूपीएससी का क्वेश्चन समझ आ गया, यही बड़ी बात हो गई अभी तो इतनी मेहनत के बाद। तो आप धीरे धीरे अपनी मिस्टेक सुधार के ही उस स्तर पे पहुंचेंगे। जितने शिक्षक बैठे हैं हमने भी पहली बार क्वेश्चन गलत ही किए होंगे जब हम पढ़ रहे थे, पर उनसे ही तो चीज़ें सीख सीख के बेहतर हुई है ना चीज़। सो लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए। अब तुम सोचो कि मेरा पहले दिन ही जादू हो जाए और सर बताए कि मैं जादूगर बन जाऊँ, तो नहीं होगा। ऐसे कैसे होगा? सर आपके कुछ विचार इस पे? नहीं, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम और ये सब की तरह वो ऊपर से ही क्वेश्चन देखते हैं, तो पढ़ता ही वो गलत है। तो ऑप्शन भी आजकल रिसोर्स लोगों को टेलीग्राम पे जैसे मिल जा रहे होते हैं ना, तो बस वही है कि वहाँ से वैसी एनर्जी लेंगे तो सब पूरा आखिरी तक वही एनर्जी चलेगी साथ। कौन चलाऊँ? ठीक से पढ़ते नहीं, प्रश्न में पूछा क्या, इसलिए उनके तो गलत होते। ये भी एक बहुत बड़ा कारण। आपको मतलब सीमित संसाधन रखो और एक वो ट्रस्ट तो रख के चलना पड़ेगा सर शिक्षक पे कि एक ही चीज है सर, ट्रस्ट द इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट द टीचर एंड ट्रस्ट द मेंटर्स अराउंड। और खुद पे भरोसा रखो और खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो कि जो डायरेक्शन पे चल रहा है वो ठीक चल रहा है। और वहाँ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने टीचर से, मेंटर से जाके बात करो। हम लोग हैं यहाँ पे,
क्लासेस में ज्वाइन करोगे तो भी हम इंटरेक्शन होता ही, और हम डेडिकेटेड आपको डाउट्स इसके लिए तो हम सॉल्व करके देंगे। कमेंट सेक्शन से ही निकाले थे, तो आप कमेंट में बताओ ना दिक्कतें। सर लेसन लेते हैं, सर की क्लास होती है, कमेंट में लिखो क्या इशू चल रहा है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आगे वाले वीडियो में तुम्हें मिल ही जाएगी सहायता। सर एक और प्रश्न में बात करना जरूरी है, मैं चाहूँगा मृणाल सर आप इसके बारे में बताएं कि अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट जॉब कर रहा है और फिर उसने यूपीएससी की तैयारी को शुरू करा, कभी कभी ये भी विचार आता है कि दोनों चलो बैलेंस करते हैं, कोशिश करते हैं, कभी कभी ये भी विचार आता है कि नौकरी छोड़ देता हूँ, यही कारण बन रहा है मेरा जिसके वजह से मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, बाकी चीज़ें नहीं हो रही, तो क्या छोड़ देनी चाहिए नौकरी या क्या पैटर्न होना चाहिए? नहीं, बहुत सारे ऐसे टॉपर हैं जिन्होंने जॉब के साथ मैनेज किया है, तो ये भी नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपकी नौकरी ऐसी हो, मतलब आप अच्छे कॉलेज से अच्छा प्लेसमेंट और अच्छी जगह पर है, तो थोड़ी शांति रहती है, आपकी सैलरी अच्छी होती है, तो आप मतलब नौकर वगैरह रखते हैं खाना पकाने, ये देन यू आर एबल टू मैनेज थिंग्स, वरना फिर तकलीफ आती है। अब क्या किया जाए उसमें, अल्टीमेटली यू हैव टू डिसाइड। मैं बस एक एग्जांपल आपको दूं, एक बहन थी, वो जब तक जॉब करती थी उसकी शादी नहीं हुई थी, उसने सारी सैलरी अपने घर वालों को दी, लाइट बिल, फ़ोन बिल, लोन के हफ्ते। फिर उसको लगा मेरा मैनेज नहीं हो रहा, उसने जॉब छोड़ के तैयारी चालू की। फिर उसकी भाभी रोज़ उसको ताना मारी, ये तो घर पे पड़ी रहती है, एम्फेसिस ऑन द वर्ड पड़ी रहती है। तो बहन का ये कहना है कि मैंने इतने साल कमा के दिया, उसका क्या हिसाब है, अब मैं तैयारी कर रही हूँ तो मैं वो करूँ कि घर की नौकरानी बन के रहूँ। तो आपको ये सब डायमेंशन भी खासकर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको सोचने चाहिए नौकरी छोड़ने से पहले, कि अगर अब मुझे मतलब भाई अपना हो सकता है, पर जो इन लॉज हैं वो अपने कितने हैं, वो भी सब चीज़ें हैं। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल में ये कहूँ कि ये सिचुएशन में छोड़ दो या ये सिचुएशन में मत छोड़ो, तो ये तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा, आपको क्या लगता है। हैविंग सेड दैट, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इंक्लूडिंग फीमेल लर्नर्स ने जॉब के साथ भी क्लियर किया है, सो इट इज़ मैनेजेबल। आपको टाइम सही से मैनेज करना आना चाहिए। कुछ आखिरी वर्ड सर, अब मैं चाहूँगा कि सब कुछ आप लोग बताएं लर्नर्स को, आप जो बोलना चाहते हैं, आप जो मैसेज देना चाहते हैं। मैसेज तो सर एक हर दिन का वही सेम है, बट अगर कुछ नई चीज हो तो बस वो ये है कि शुरुआत अगर करने जा रहे हैं सर, तो सबसे पहले पॉजिटिव माइंडसेट से शुरू करें। ये जो चीजें पहले ही आ जाती हैं, बी प्लान से लेकर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर इस माइंडसेट से आप इस फील्ड में उतरने जा रहे हैं, और खास करके अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो मैं कहूँगा कि आप पहला ही कदम गलत रख रहे हैं, मत आइए। क्योंकि सच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नो डाउट, पर इतना भी सच ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी में इससे बेहतर मौका और कोई नहीं दे पाएगा। पब्लिक पॉलिसी हो, पब्लिक को डायरेक्ट सपोर्ट करने का हो, या फिर अपने आप को भी एक बेहतर जगह पे स्टैब्लिश करने का हो, तो पॉजिटिव माइंडसेट से शुरुआत करिए। पहला स्टेप जितना हो सकता है सकारात्मक होते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि दुनिया में वैसे भी नकारात्मकताएं जी भर के चल रही है। तो अगर पहला कदम है तो पॉजिटिव माइंडसेट से आइए। स्वागत है आपका। प्रतीक सर। जी सर, इस चर्चा का निष्कर्ष ये निकल के आया है कि आपको खुद के ऊपर एक तो पहले ट्रस्ट करना पड़ेगा, राइट, और दूसरा सर ने कहा कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी करिए, और तैयारी में लर्निंग एस्पेक्ट से आइए। आप मतलब बच्चे पहले दिन से रोल एंट्री सूचना कर देते हैं कि भाई सिलेक्शन के बाद मैं सिंघम जैसा बन जाऊंगा, ठीक है, तो पहले तो लर्निंग माइंडसेट शुरू करिए, और वो हंगर रखिए अपने अंदर की भूख रखिए कि मुझे नई नई चीज़ें ग्रास्प करनी है, रिवाइज करना है और फोकस करना है, तो हो जाएगा सर। सुदर्शन सर। सर मैंने तो अपनी लाइफ से सीखा है कि कंसिस्टेंसी कैन डू मिरेकल्स। यदि आप इस एग्ज़ाम में या लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में आप कंसिस्टेंट हैं, तो आपको उस मुकाम के पहुंचने के बाद रियलाइज़ होगा कि मैं क्या कर गया। आज जितने एजुकेटर्स हैं, जो भी हैं, यदि अपनी इस स्थिति पे मुकाम पर हैं, तो उसमें कंसिस्टेंसी का एक बहुत बड़ा रोल है। चाहे बीमार होकर भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, एक उदाहरण है हमारे पास। तो नहीं सर, मतलब वो ठीक है, पर हमें लगता है ये चीज़ है, दिख रही है, और मैं लर्नर्स तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा। आपको कंसिस्टेंट रहना। अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, इसको एग्ज़ाम तक ले लेते हैं। ये लाइफ की हैबिट होनी चाहिए आपकी, ये एक हैबिट है, हर एस्पेक्ट में जाओ तो कंसिस्टेंसी कोई काम नहीं। यदि आपके दिमाग में पूछो, अभी दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है
कंसिस्टेंसी कैसे बढ़ाएं, नहीं होगी तुमसे कभी कंसिस्टेंसी, बेकार है ये चीज़। एक हैबिट है, उसे डेवलप करो, धीरे धीरे डेवलप करो, पर 1-1.5 महीने में उसे डेवलप करो, लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको काम आएगी। यही कहना चाहूँ। मेरा ये मैसेज है, जो विद्यार्थी कॉलेज में, तो इट इज़ इम्प्रेशनेबल एज होती है, आप बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं किसी से, और यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है कि उसमें आप मतलब डिपेंडिंग ऑन योर लक आपको सही टीचर की तरफ वो ले गया तो बराबर है, वरना तो कोई भी आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें उससे पहले आप ये देखिए कि जिन टीचर्स का चेहरा आपको दिखाया जा रहा है क्या सच में वो पढ़ा रहे हैं कि नहीं, और वो अपने आप को अपडेट कर रहे हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप पाएंगे ये जो सीसेट का पेपर है एकदम IIM लेवल के आजकल पूछे जाते हैं। आप जिस दिन भी एग्ज़ाम होती है उसी दिन उसकी इमीडिएट आंसर की बना के, और वो भी एकदम सबसे एक्यूरेट बना के कोई दे रहा है, जवाब है हाँ मधुकर सर। कई दूसरे ऐसे चैनल्स हैं जो इनके आंसर के आने के बाद अपना बनाते हैं, मतलब जवाब मिला लेते हैं ताकि कॉन्ट्रोवर्शियल उनके ना रहे, सर का तो एक्यूरेट रहता है। प्रतीक सर हिस्ट्री पढ़ाते हैं, कई बार ये शिकायत आती है कि सर का मटेरियल बहुत वास्ट है, लेकिन प्रश्न जितने मतलब डिफ़िकल्ट पूछे जा रहे हैं, तो आप क्या ये उम्मीद रखते हैं कि मतलब टीचर आपको पतला सा कुछ ल्यूसेंट जनरल नॉलेज पढ़ा के आपसे मोटिव ही ले ले? तो आदमी की अकाउंटेबिलिटी खुद से है, इसलिए वो ज़्यादा पढ़ाते हैं। वो मतलब वो कोई मज़े लेने के लिए, आपको परेशान करने के लिए नहीं कर रहे। सुदर्शन सर ने, ऑफकोर्स पेड कोर्स तो चलते हैं, पर पेड कोर्स किसी कारण आप नहीं ज्वाइन कर सके तो भी उनकी शून्य से शिखर पूरी जो मैपिंग सीरीज़ है, उन्होंने यूट्यूब पर स्पेशल क्लासेस में पूरी जो NCERT और बहुत कुछ जो पढ़ा दिया है। हालांकि आप ये ना समझे कि उनका मतलब वो फोर्टे एरिया है, वो उससे भी बहुत एडवांस लेवल का भी पढ़ाते हैं, लेकिन वो सब अब कुछ पेड क्लासेस में इसलिए होता है क्योंकि उसको अप्रिशिएट करने वाले, उसको सिंसियरली लेने वाले विद्यार्थी, वो एक मतलब उनको पढ़ा के याद भी तो कराना है। सारी चीज़ जब यूट्यूब पर रखते हैं, यूट्यूब का एल्गोरिदम अलग जाता है, उस पर बहुत पढ़ाई लिखाई के वीडियो कम आते हैं। और आजकल टीचर की, मुझे मतलब दुख है कि टीचर की इज्जत इससे है कि आपके व्यूज़ कितने हैं, तो पढ़ाई लिखाई की जगह कट्टे तजुर्बे और तमंजी की बातें चलती रहती हैं। बट आप सही इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, अनअकैडमी के अंदर बहुत सारे स्पेशल क्लासेस आप पहले हैं, उसको आप देखिए, एक्सपीरियंस लीजिए टीचर्स कैसे आपको पता चले, एंड देन आप श्रद्धा के साथ पढ़िए, आपको सफलता ये नहीं एग्ज़ाम तो दूसरी और भी बहुत सारी एग्जाम में मिलती रहेंगी। ये मेरा आपको संदेश। तो कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? आप अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपके जो कमेंट्स हो, फीडबैक हो, उसके ऊपर ही हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिसाइड करें और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए अगला वीडियो लाएं। और चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर करें और अपने फीडबैक को शेयर करें। लेट्स क्रैक इट।